हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब। आप सबका मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ टुडेज़ पहाड़ी ग्रुप में। टुडेज़ पहाड़ी ग्रुप एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसके थ्रू हम जो भी पहाड़ीज़ डिफरेंट एरियाज़ में रह रहे हैं, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करवाना चाहते हैं ताकि उनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं और उनकी जो अचीवमेंट हैं, वो लोगों को पता चल सके। इसी के साथ-साथ टुडेज़ पहाड़ी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कि एक रोड मैप तैयार करने वाला है अपने पहाड़ी लोगों के लिए, ताकि इस रोड मैप के थ्रू हम अपनी विजन को, अपने जो कंट्रीब्यूशंस हैं अपनी कम्युनिटी की तरफ, उन सबको रिकॉग्नाइज कर सकें, हमारे यूथ को हम इंस्पायर कर सकें और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में डिफरेंट मेल स्ट्रीम में उनको हम ला सकें। ये हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव है टुडेज़ पहाड़ी का। टुडेज़ पहाड़ी के अंडर हमने बहुत से वेबिनार्स करवाए, जहां हमने आपको उन लोगों से मिलाया जिन्होंने अपनी कम्युनिटी की तरफ बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया था और ऐसे चेहरे भी हमने आपके सामने लाए जिनको आप जानते नहीं थे। लेकिन आज जिनसे मैं आपको मिलाना चाहती हूँ, उनकी जो पहचान है, वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं। सिर्फ़ अपने जेएंडके में नहीं, बल्कि नेशनली एंड इंटरनेशनली भी लोग उनको उनकी सिंगिंग से जो है वो जानते हैं। उनकी जो वॉइस है, बहुत सूथिंग वॉइस है और बहुत कैप्टिवेटेड वॉइस है उनकी, और उनका जो परफ़ॉर्मेंस रहती है, उससे हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ़ भी हैं और बहुत ज़्यादा वो इंस्पिरेशन है हमारी यूथ के लिए। तो आज मैं वेलकम करना चाहती हूँ मिस्टर काबुल बुखारी जी का, जो कि एक सिंगर हैं, लिरिसिस्ट हैं और कंपोज़र हैं। बेसिकली तो सर बिलॉन्ग करते हैं करना से, लेकिन इतनी दूर, यानी इतने दूर एरिया, जो बॉर्डर के इतने पास एरिया में रहते हुए, किस तरीके की स्ट्रगल इन्होंने अपनी ज़िंदगी में की है, किस तरीके की इनकी इंस्पायरिंग जर्नी है कि ये करना से निकल के मुंबई जैसी सिटी में आज अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से कि आज हम काबुल सर का वो चेहरा या वो लाइफ आपके सामने बताएँगे, जो कि शायद आप नहीं जानते थे। आज तक आपने उनको एज़ ए सिंगर ही देखा है, बट मैं चाहती हूँ काबुल सर, इसके थ्रू, इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आप आज अपनी जर्नी के बारे में, अपने एरिया के बारे में, आपकी कंट्रीब्यूशंस के बारे में आप हमारे लोगों को जो है वो रूबरू करवाइए। तो सर, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन द प्लेटफ़ॉर्म ऑफ टुडेज़ पहाड़ी। आपका मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ सर। तो मैं चाहती हूँ कि सर आप इस प्रोग्राम को शुरू करें अपनी इंट्रोडक्शन से सर। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया प्रीति जी, आपने टुडेज़ पहाड़ी पे आज मुझे इनवाइट किया है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अपने लोगों से रूबरू होके कुछ इंसान अपनी बातें शेयर कर पाता है। तो और आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं पहाड़ी कम्युनिटी के लिए। तो यही होता है कि जब तक हम थॉट्स एक्सचेंज नहीं करेंगे आपस में, अपनी-अपनी जो सोच है वो शेयर नहीं करेंगे, तो तब तक ये भी आइडिया नहीं होता कि एज़ अ कम्युनिटी हम कैसे आगे ग्रो करें। तो अच्छी बात है, कुछ हमें सुनने को मिलता है, कुछ हम अपनी तरफ से सुनाते हैं किसी को। तो थैंक यू सो मच, आपने आज मुझे यहाँ पे बुलाया है और जिन लोगों को नहीं पता तो उन्हें मैं बता दूँ कि मेरा नाम काबुल बुखारी है और मैं करना से ताल्लुक़ रखता हूँ और पिछले कुछ 15-16 साल से मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ और बाकी बस देखते हैं आगे क्या बातचीत चलती है, उसके हिसाब से करते रहेंगे डिस्कशन। राइट सर। सर, आप तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे यूथ के लिए, आज के यूथ के लिए, जो चाहे वो पहाड़ी है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, हमारे यूथ के लिए आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। बट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी इंस्पिरेशन क्या थी कि आपने सिंगिंग को जो है वो अपना करियर चुना? जी, ऐसा है कि मेरे बड़े ब्रदर हैं जिन्होंने मुझे आपसे भी मतलब इंट्रोड्यूस करवाया था। उन्होंने बात की थी आपके बारे में, आपके प्लेटफ़ॉर्म के बारे में। तो वो सिंगर हैं ऑलरेडी, मेरे से बड़े भी हैं कुछ साल। तो उन्होंने ऑलरेडी शुरू किया था गाना। वो अ, हमारी फ़ैमिली के पहले इंसान थे जिन्होंने म्यूज़िक स्टार्ट किया था। सबसे पहली बात तो एक पहाड़ी लोगों की एक सादा-सी ज़िंदगी होती है एक, और उसमें फिर हमारे ख़ानदान में इस तरह की कोई पहले चीज़ हुई नहीं थी। म्यूज़िक करना वाज़ मतलब कि एक हिम्मत वाली बात है। तो उन्होंने
इस चीज़ की शुरुआत की थी और उस वजह से क्या हुआ कि 2 चीज़ें हुई। एक तो मुझे घर पे एक म्यूज़िक का माहौल मिला। वो मुझे अभी भी याद है, बहुत पुरानी मतलब 90s की बात है, जब मैं छोटा-सा था। मेरी पैदाइश जो है 90 की है, तो 96-97 अभी भी मुझे याद है, 6-7 साल का रहूँगा। तो वो घर पे अच्छे-अच्छे ना एल्बम्स लेके आते थे, कैसेट्स लेके आते थे म्यूज़िक के। तो वो मैं सुनता था, बड़ा अच्छा लगता था कि कितने अच्छे गाने हैं, कितना अच्छा म्यूज़िक है। तो हालाँकि खुद वो जो हैं, वो ख़ास तौर से ज़्यादा पहाड़ी परफ़ॉर्म करते हैं, पहाड़ी फ़ोक में उन्होंने बहुत काम किया है और माशाल्लाह काफ़ी पॉपुलर भी रहे। अपने टाइम में कैसेट्स के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा अभी भी एक जो आजकल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सब जगह पे उनके गाने हैं और लोग बहुत प्यार करते हैं। तो लेकिन उनकी वजह से मुझे जो म्यूज़िक का एक विज़न मिला, वो ये मिला कि मुझे ऐसा लगा कि पहाड़ी म्यूज़िक तो है ही अपने आप में अच्छा, लेकिन उसके अलावा भी चीज़ें एक्सप्लोर की जा सकती हैं आस-पास के एरियाज़ में, लाइक कि हम हिंदी सॉन्ग्स सुनें, गाएँ और एक इस तरह का एक माइंड बना, पहले तो, एक बचपन की बात। फिर जब 15-16 साल की उम्र तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे कि मैं खुद इस चीज़ को परफ़ॉर्म करूँगा। फिर एक ऐसा हुआ कि एक दिन इत्तेफ़ाकन मैं ऐसे ही गुनगुना रहा था, तो मेरी भाभी हैं, उन्होंने सुन लिया, तो उनको अच्छा लगा काफ़ी। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम तो गाते हो, अच्छा गा रहे हो, तुम्हें गाना चाहिए। तो मैं थोड़ा शाई नेचर का था, काफ़ी ज़्यादा उस टाइम। तो मैं घबरा गया एकदम कि कैसे करें ये वो। ख़ैर ये एक छोटी-छोटी बातें हैं, इतना डिटेल में जाके नहीं बात करेंगे कि बस ये है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एनकरेज किया। जब मेरे भाई को पता चला कि मैं गाता हूँ, उन्होंने भी काफ़ी हिम्मत दी और सबसे पहला जो एक अपने साथ एक जगह पे लेकर गए, अपने एक शो में मुझे मौका दिया एक गाना गाने का। तो मैंने वहाँ पे पहली बार गाया। हालाँकि उससे पहले मैं एक बार स्कूल में गा चुका था, लेकिन बड़ा वो मेरे लिए मुश्किल काम था। मुझे लगता था कि मैं गा नहीं सकता सही में, क्योंकि डर था ना बहुत ज़्यादा अंदर मन में। तो जब पहली बार मैंने परफ़ॉर्म किया एक प्रोफ़ेशनल लोगों के साथ एसकेआईसीसी श्रीनगर में, 2005 की बात, तब मैं 15 साल का था। तो लकीली वो अच्छा हो गया उस दिन और काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली लोगों से। तो मैं ये चीज़ें क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आगे हम इस पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने मुझे ऑलरेडी बताया है कि इंसान को किस तरह से आगे जाना चाहिए, कैसे क्या-क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। पहला प्रोग्राम मेरा बहुत अच्छा गया, सबसे शाबाशी मिली। छोटा भी था तो उस वज़ह से ज़्यादा ही होता है कि हाँ जी, छोटा बच्चा है, अच्छा कर रहा है तो ज़्यादा वो मिल जाती है तवज्जो। फिर उसके बाद दूसरी बार जब उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम में हिस्सा दिलवाया, करना में हो रहा था वो प्रोग्राम। तो उस दिन कुछ ऐसे हालात बन गए कि मेरी परफ़ॉर्मेंस बहुत ख़राब हुई। मतलब इतना कि सोचा भी नहीं था, इतनी ख़राब, और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ उस दिन कि नहीं यार, मतलब वो शायद लकीली हो गया एक दिन, बट ये मेरे बस की बात नहीं। फिर उसके बाद मैं काफ़ी दिन तक काफ़ी वो रहा, मायूस रहा अंदर-अंदर मन में कि नहीं यार, ये ऐसी चीज़ नहीं है, आसान बात नहीं है गाना गाना। तो ख़ैर, लेकिन अब ये है कि मेरे मन में थोड़ा-सा चस्का लग गया था म्यूज़िक का कि करना है। लेकिन मैंने ये मन में सोच लिया कि करूँगा तो सीख के करूँगा, अच्छे से करूँगा। ऐसे नहीं करूँगा कि बस वो एक होता है ना दिहाड़ी लगाने वाली बात, वो चीज़ें नहीं करनी है। म्यूज़िक है, मेहनत करो, उसको अपना 100% दो। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा ये समझता हूँ अपने आप को कि मैं बाकी जो मेरे साथी सिंगर्स हैं, म्यूज़िशियंस हैं, मैं हमेशा उनसे अपने आप को पीछे ही समझता हूँ। मतलब स्किल्स के मामले में, कि वो मेरे से ज़्यादा स्किल्ड हैं वो लोग, ज़्यादा अच्छे हुनरमंद हैं वो, ठीक है? तो ये आइडिया लेकर लेके मैं आगे बढ़ा, फिर ऐसा हुआ कि कुछ 6-8 महीने के बाद एक रियलिटी शो आया श्रीनगर में, दूरदर्शन पे। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया और ऑडिशन मेरा क्लियर हो गया। खुश हो गया मैं काफ़ी कि अब मैं भी टीवी पे आऊँगा, मुझे भी लोग देखेंगे। एक होता है, चाह होती है एक। तो जैसा ही ऑडिशन क्लियर हुआ, अब टीवी राउंड जैसे स्टार्ट होने वाला था, तो उसके पहले हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया। क्रिएटिव टीम ने हमारे साथ बैठ के मीटिंग की सबके साथ, तो उन्होंने हमें ये बोल दिया कि जो शो का फॉर्मेट है उसमें आपको
कश्मीरी गाना जो है वो कंपल्सरी है, ठीक है? तो आपकी स्क्रीन गायब होगी। मैं कनेक्टेड हूँ? हाँ जी सर, आप हैं, आपकी फ्रेम को हमने जो है वो हाइलाइट किया है। अच्छा, 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 अच्छा। मुझे लगा शायद ऐसा ना हो मैं मतलब डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। तो जब मुझे पता चला कि शो का जो फ़ॉर्मेट है उसमें कश्मीरी भी गाना है ज़रूरी है, तो मैं तो घबरा गया कि मैं कश्मीरी गा नहीं सकता क्योंकि मुझे कश्मीरी बोलना ही नहीं आता था, तो गाना कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि हम घर में तो पहाड़ी बोलते थे और उसके अलावा उर्दू, हिंदी नॉर्मली लोगों से। तो फिर मैंने सोचा मैं क्विट कर देता हूँ क्योंकि अब मैं तो गा ही नहीं सकता। फिर हमारे एक डायरेक्टर थे दूरदर्शन के, उस टाइम पे रफ़ीक मसूदी साहब, उन्होंने मुझे अपने केबिन में बुलाया कि इधर आओ, मैंने सुना कि तुम क्विट कर रहे हो। मैंने बोला हाँ सर, मुझे लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। क्यों? मैंने कहा मुझे आती नहीं कश्मीरी, मैं कैसे गाऊँगा? तो उन्होंने बोला ट्राई तो करो, कोशिश करने में क्या जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? फेल हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। ऐसे थोड़ी सोचना है, ज़िंदगी में और भी आगे आपको मतलब काफ़ी सारे टेस्ट आएँगे। फिर क्या करोगे? ऐसे क्विट थोड़ी करना होता है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा-सा हौसला दिया, मैंने कहा ठीक है। बट अंदर से होता है ना कि शर्मिंदगी का डर होता है कि मैं इतना जाके वहाँ पे कश्मीरी गाना स्टार्ट करूँगा, एकदम लस्सी घोल के आ जाऊँगा, लोग हँसेंगे, मज़ाक करेंगे, ये क्या कर गया बंदा। तो नहीं अच्छा लगता। बट फिर भी उन्होंने मुझे कर दिया, मजबूर कर दिया कि नहीं करो, जैसे भी करना है करो, अभी टाइम है, 1 हफ्ते का टाइम है शूट में, प्रिपेयर करो गाना। फिर मेरा एक दोस्त है, अभी वो भी बहुत अच्छा सिंगर है, उस टाइम पे वो गाता था, मेरा को-पार्टिसिपेंट था। अभी करंटली वो दुबई में इंजीनियर है, बाद में उसने अपना म्यूज़िक करियर छोड़ दिया। तो उसके घर गया मैं सोपोर में, मुझे अभी भी याद है। तो मैंने उसकी हेल्प ली, उसने मुझे गाना याद करवाया, प्रोनंसिएशन क्लियर करवाई कश्मीरी की, प्रॉपर्ली सारा एक डिक्शन वगैरह जो है वो तैयार किया। इतना एक हो गया कि हाँ, सुनने लायक हो गया। तो उसने बोला कि डर मत, सही है, अब ठीक है, अच्छे से गा दो। तो मैंने जब जाके गाया वहाँ पे स्टेज पे, तो अ, उस वक़्त तक जितने भी परफ़ॉर्मेंसेज़ हो चुकी थी, कोई 15-20 बच्चों की, तो आई वाज़ द फर्स्ट वन कि जिसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था, वो एक मोमेंट जो था मेरे लिए। हालाँकि मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत अच्छा गाया या कुछ इस तरह की चीज़, बट ये है कि मेरी जो कोशिश थी, जो मेरी डेडिकेशन थी, जो मैंने मेहनत की थी, उसको एक्नॉलेजमेंट मिली जजेस से, और उन्होंने मेरी परफ़ॉर्मेंस को काफ़ी एप्रिशिएट किया। वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कश्मीरी गाना है। फिर मैंने कश्मीरी को बिल्कुल ऐसा समझ लिया कि कश्मीरी मैंने गाना ही गाना है, कुछ भी हो जाए। फिर हमने 1.5 साल तक वो शो चला, और 130 एपिसोड्स हुए थे उसके, 1.5 साल में। 130 एपिसोड्स में 130 गाने हमने गाए। तो कहाँ एक गाना गाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर 130 गाने गाना मतलब एक बड़ी बात थी, और इस वजह से थोड़ा-सा मेरा जो कश्मीरी का जो लहज़ा है, वो भी थोड़ा-सा हल्का-सा पॉलिश हो गया, गा-गा के, सीख-सीख के। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे म्यूज़िक की पढ़ाई करनी है प्रॉपर्ली। ये तब की बात है जब मैं 11th-12th में था श्रीनगर में। तो फिर मैं वहाँ से चला गया, मतलब चला आया मुंबई, और फिर मैंने यहाँ पे आके पढ़ाई जो है स्टार्ट की म्यूज़िक की। मैंने यहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाया। पहले डिप्लोमा हुआ, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये कोई 6-7 साल का सिलसिला रहा। 2019 तक मेरी चलती रही पढ़ाई। फिर 2019 के बाद मैंने अपना एक छोटा-सा स्टूडियो खोल लिया। पहले होम स्टूडियो बनाया, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा म्यूज़िक प्रोडक्शन स्टार्ट किया सीखना। फिर अपना स्टूडियो खोला। फिर उसके बाद मैंने म्यूज़िक प्रोड्यूसर काफ़ी सारा काम किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए अपने साथ, फिर साथ के दोस्तों के, और कुछ लेबल्स वगैरह के, बॉम्बे से भी, बाहर बाकी जगहों से भी। तो बहुत अच्छा चला। तो फिर अभी करंटली देखें तो मतलब मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन तो कर ही रहा हूँ, साथ में शोज़ वगैरह भी कर रहे हैं हम अपने। तो बीच-बीच में शोज़ पहले भी चलते रहते थे। तो सफ़र जो है अभी जारी है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कहीं पहुँच गए या कुछ ऐसा। अभी मुझे लगता है कि हाँ, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत सीखना बाकी है। तो ये मेरा एक सफ़र था, जो करना से यहाँ तक का। बाकी आप पूछें और क्या पूछना चाहते हैं?
राइट सर, आपका बहुत मैंने देखा कि स्टार्टिंग का ही स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। सर आपने बोला कि आपने स्कूल में एक पहला गाना गाया था। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो क्या आप थोड़ी-सी 2 लाइन्स हमारे ऑडियंस को उस गाने की सुना सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है वो गाना आपको सबसे ज़्यादा बेटर याद होगा आज की आपने कौन-सा गाना ऐसा था जो आपने स्कूल में गाया था और आपको वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है रिकॉग्नाइज़ किया गया था एज़ अ सिंगर? ये एक एक्चुअली एक गज़ल है एक अ, जो मैंने मैंने जो सुना है वो काफ़ी लोगों ने गाई है, लेकिन मैंने सुनी है मुनी बेगम जी की आवाज़ में। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सुनते थे हमारे वहाँ पे ये गज़ल। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। तो ये गाया था मैंने, मुझे अभी भी याद है। हमारे प्यार से जलने लगी है एक दुनिया, हमारे प्यार से जलने लगी है एक दुनिया, दुआ करो किसी दुश्मन की बदुआ न लगे, दुआ करो किसी दुश्मन की बदुआ न लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। सर, आपने तो मतलब स्टार्टिंग में ही हम लोगों की जो लाइक एनर्जी थी वो इतनी बढ़ा दी है कि ये प्रोग्राम जो है मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो हैं वो बहुत मुझे आज दुआएँ देंगे कि मैंने काबिल बुखारी सर को जो है उनके साथ जोड़ा है। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहती हूँ क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपकी शुरुआत में ही बहुत से स्ट्रगल आपको जो है वो देखने पड़े। लेकिन सर मुंबई तक पहुँचने के लिए आपने ज़िंदगी के बहुत से चैलेंजेस जो हैं वो आपने फेस किए। तो ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपको इतनी बड़ी सिटी तक लगेगी और आपके पास इतना इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि आपको लगा कि वहाँ पे जाके मैं अपनी सिंगिंग का करियर जो है उसे बेसिकली अपने मुकाम तक जो है वो मुंबई क्योंकि बहुत हम जैसे लोग जो जम्मू कश्मीर इतने फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं और बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती है जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और भी बहुत से इश्यूज़ हैं कि हम लोग बाहर जाने का सोचते भी नहीं है। तो आपकी उस टाइम पे आपने ऐसा क्या सोचा या क्या चैलेंजेस आपके साथ रहे जिसको फेस करके आप अपनी लाइफ में इतनी आगे जो है वो बढ़ गए? देखिए ऐसा है कि मैं भी बाकी इंसानों जैसा इंसान हूँ। मेरे अंदर भी इनसिक्योरिटीज़ की फीलिंग्स होती हैं कि कैसे होगा, क्या होगा? और जब मैं उस टाइम पे स्कूल एज में था, तो मेरे घर वाले भी कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग नहीं कर रहे थे, मुंबई जाने के मामले में। तो मन में एक डर सा भी था, बड़ा शहर है, दूर है, कोई पहचान नहीं है, कुछ नहीं है, काम क्या करूँगा, कैसे सर्वाइव करूँगा, कैसे होगा सब कुछ? ये सब सवाल आए थे ज़हन में मेरे भी। और तब के विज़न में और आज के विज़न में बहुत फ़र्क है। तो वो जो ट्रांज़िशन है, मैं उस चीज़ को बताता हूँ। जब हमने वो जो शो किया था, जो जिसकी मैं अभी ज़िक्र कर रहा था जिसके बारे में, तो उसके जो फाइनल राउंड जब हुआ था, तो इस्माइल दरबार साहब आए थे वहाँ पे जजमेंट के लिए। तो उनके साथ जो अगले दिन हमारी मीटिंग हुई, वो मीटिंग में उन्होंने हमसे ऐसे डिस्कस किए कुछ चीज़ें। तो मैंने उनसे कहा ऐसे ही, "सर अगर हम मुंबई आना चाहें तो क्या क्या हो सकता है?" हर बंदे का मुंबई तो ड्रीम है आना, ख़ास तौर से जो एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए लोग हैं। तो कहते हैं, "बेटा आ जाओ, मुंबई तो सबको गले लगा लेता है, आ जाओ।" मैंने कहा, "तो सिक्योरिटी क्या है वहाँ पे? क्या कर सकते हैं? इन केस अगर काम नहीं मिला, तो क्या करेंगे?" तो मैं चाहता हूँ कि मैं साथ में पढ़ाई करूँ वहाँ पे, कॉलेज जाऊँ ताकि इन केस अगर इंडस्ट्री में नहीं काम मिलता, तो कुछ तो हो गुज़ारा करने के लिए, नौकरी कर लेंगे आके। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, अगर समंदर में कूदोगे नहीं, तो तैरना भी नहीं सीखोगे। जब आप कूदोगे, जब आपको लहरें डुबाएँगी, कोशिश करेंगी डुबाने की, तो आप हाथ-पैर अपने आप चलाओगे कि ऊपर कैसे आऊँ मैं। तो उनकी ये बात बड़ा दिमाग में मेरे बैठी। मैंने कहा बात तो सही बोल रही हैं, कि दूर से ही देख के हम ऐसा
एक अनुमान लगा रहे हैं कि भाई अगर जाएँ तो क्या होगा, नहीं जाएँ तो क्या होगा, ये सब करने से क्या होगा। मैंने घर वालों के सामने ज़िद रख ली कि मुझे जाना है। फिर ख़ैर जैसे-कैसे भी करके मुंबई आ गए। लेकिन तब भी घर वालों की वजह से मैंने एक माइंड में एक साइड पे एक इनसिक्योरिटी थी कि नहीं यार मुझे साथ में पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ इंडस्ट्री में आके स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे काम मिल जाएगा। तो मैंने पढ़ाई साथ में जारी रखी, एक सिक्योरिटी के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अ, पढ़ाई करना एक ऐसी चीज़ है कि जो आप किसी भी टाइम कर सकते हो। किसी भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी लेवल पे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 30 साल के हो गए तो पढ़ाई के लायक नहीं रहे या 40 साल के हो गए। तो पढ़ाई को ज़िम्मेदारी समझें ही ना उस तरीके से कि भई आप पढ़ाई कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। पढ़ाई करो, पढ़ाई को एक शौक की तरह कर लो और वो आपका साथ भी देगी कल तक। आप इतना स्टेबल हो जाएँगे कि वो आपको भूखा नहीं मारेगी, इतना आप स्टेबल हो सकते हैं। लेकिन इसको इस थॉट के साथ मत करो कि मैं पढ़ाई करूँगा, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है। जो काम आप करने आए हो, वो काम पे फ़ोकस्ड रहो पूरी तरह से। तो मैंने वही चीज़ की, मैंने कुछ टाइम सर्वाइवल के लिए 3-4 साल मैं छोटे-मोटे काम करता रहा। कभी कहीं पे गाने का मौका मिल गया, कभी कहीं गाने का मौका मिल गया, कहीं से ₹1000 कमा लिए, कहीं से ₹500 कमा लिए, कहीं से 5000 कमा लिए। तो चलता रहा सिलसिला, अपना सर्वाइवल होता रहा। तो ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, ऐसा नहीं है कि मुझे फैमिली से कुछ उस तरह का हाँ, सपोर्ट रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सपोर्ट नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब घर वालों ने सपोर्ट किया तभी मैं यहाँ पे टिक पाया। बट मैं कभी भी फैमिली पे बोझ नहीं बना कि मुझे आप मंथली खर्चा भेजो, अब मुझे ये करना है, फ़ोन करना घर पे, अब मुझे रेंट पे करना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है। इनफैक्ट मेरे फैमिली के कुछ लोग मेरे साथ भी थे, रह रहे थे। कुछ आते-जाते रहते थे, कुछ यहीं रहते थे मुकम्मल। तो मैंने सबका ख़्याल भी रखा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी पे बोझ बना। मैंने इतनी मेहनत की, मैं दिन में कॉलेज भी जाता था, शाम को काम भी करता था, 6-7 घंटे की नींद भी करता था। तो 3-4 साल तक जस्ट मेरा ऐसा चलता रहा कि सर्वाइवल, पढ़ाई, बस इतना, इससे ज़्यादा सोचा नहीं। तो कम से कम इतनी सिक्योरिटी तो मैंने बना ली 3-4 साल में कि अब मैं अगर काम पे फ़ोकस करता हूँ, मुझे इतना ये डर नहीं होगा कि मेरा सर्वाइवल कैसे चलेगा, ठीक है? जो सबसे बेसिक चीज़ होती है, यहीं पे लोग आके डर जाते हैं। मैंने तो उन लोगों को भी डरते हुए देखा जिनको घर से पैसे भी मिलते हैं, खर्चे के लिए, फिर भी डरते रहते हैं, फिर भी घबराते हैं, कैसे करें, क्या होगा, ये वो, डिप्रेशन में आ जाते हैं, भाग जाते हैं वापस ये वो। मैं तो सोचता हूँ वो तो बदनसीब लोग हैं, जिनको अच्छा खासा घर से सपोर्ट भी मिल रहा है, फिर भी कुछ नहीं करते। चलो ख़ैर, वो अलग एक दुनिया है। लेकिन जो अपने इलाके के लोग हैं, मैं ख़ास तौर से बोलूँ, पहले तो मैं पूरे कश्मीर को ही इसमें इंक्लूड करूँगा और ख़ास तौर से करना कुपवारा को भी, कि हमारे लोगों में ये चीज़ का एक है, डर है एक खामख़ा का, कि बाहर जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन वही बात है कि जब तक आप खतरे को फ़ेस नहीं करोगे, जब तक आप चीज़ों को फ़ेस नहीं करोगे, आप उड़ना नहीं सीख सकते जब तक आप पर नहीं चलाओगे अपने। तो बाहर निकलो, काम करो, क्या है? मतलब कोई दुश्मन थोड़ी बैठे हैं आगे कि गोलियाँ लेके बैठे हुए हैं, आपको गोली मार देंगे। निकलो बाहर, स्ट्रगल करो, कुछ दिन जाग लो, कुछ दिन अ, अगर नरम बिस्तर नहीं मिल रहा है तो सख्त पे सो जाओ, कुछ दिन के लिए गर्मी में सो जाओ, मच्छर काटेंगे, मच्छरों को काटने दो, पंखे से गुज़ारा कर लो। अगर आप बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस लाइफ़ जी जी रहे हो, वैसा लाइफ़स्टाइल है, थोड़ा-सा स्ट्रगल भी देख लो। वो चीज़ें करोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्या होता है। ये चीज़ें मतलब किस तरह से बनती हैं लाइफ़ में। तो मेरे हिसाब से जो भी कोई भी काम अगर आपने ज़िंदगी में करना है, आप म्यूज़िशियन हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं या किसी भी शोबे में हैं आप जो भी करना चाहते हैं, अगर आप बीच में ये बहाने ला रहे हो, फैमिली रीज़न्स, ये रीज़न, वो रीज़न, इसका मतलब ये होता है, एक ही मतलब है इस बात का, कि दूसरी चीज़ें आपके मकसद से ज़्यादा पावरफुल हैं। आप ये मत कहो कि आप सिक्योर नहीं थे, आपको सेफ्टी नहीं थी, आपको सपोर्ट नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ये कुछ भी नहीं, ये सब बहाने। एक ही चीज़ है कि आपकी फैमिली आपके शौक से ज़्यादा ऊपर थी, उनकी बातें आपके शौक से ज़्यादा ऊपर थीं, आपके रिश्तेदारों की बातें
क्या कर रहा है जी आपका बेटा आजकल? अच्छा गाना गा रहा है, अच्छा कुछ ढंग का काम कर लेता। वो बातें सुन के आप प्रेशर में आ जाते हो। पापा ने आज डांट लगा दी, आज मम्मी ने डांट लगा दी, आज चाचे ने ताना मार दिया, आज मासी ने ताना मार दिया। मुझे भी ताने मारे लोगों ने, मेरे घर के कुछ लोग मुझे मारते थे, अपनी इमीडिएट फैमिली के, कि क्या है ये गाना बजाना ये सब चीजें, क्या हो जाएगा इससे। बट मेरा एक विजन क्लियर था, मुझे क्या करना है लाइफ में, तो मैं करता रहा। तो इस तरह से जो चीजें हैं, मतलब ये आगे तभी बढ़ती हैं कि इंसान अपने शौक को, अपने मकसद को जो आपने जिंदगी में करना है सबसे टॉप पे रखो, बाकी चीजों को लेके चलो। ऐसा तो नहीं है कि मैंने फैमिली को छोड़ दिया, या मैंने फैमिली को कभी पूछा नहीं, फैमिली को कभी मतलब वो वैल्यू नहीं दी जो मुझे देनी चाहिए एज ए फैमिली मेंबर। बट मैंने टॉप पे उस चीज को रखा कि मुझे जिंदगी में करना क्या है, मुझे जीना कैसे है। जिंदगी एक बार मिली हुई है, हम उसमें कुछ साल अपने गुजार दें, छोटी मोटी कोई नौकरी कर लें जो हमारे मन को भाती नहीं है, सुबह मजबूरन उठ के बैग उठा के ऑफिस जा रहे हैं, मजबूरन थके हारे आ रहे हैं, मतलब जो काम करने का मन ही नहीं है आप वो भी कर रहे हो। और जिंदगी के पिछले पड़ाव में जाके जब सब अपने अपने हो गए, इधर उधर पूरे हो गए, कोई दादाजी थे वो भी गुजर गए, कोई मासी थी जो बातें करती थी वो भी बेचारी बीमार पड़ गई या कुछ हो गया, या इनफैक्ट आपके पेरेंट्स हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पेरेंट्स नहीं रहते, तब आप जाके उस लेवल पे पछतावा करते हो कि यार ये चीज मैंने कर ली होती, मेरा इतना शौक था, मेरा इतना अच्छा टैलेंट था इस चीज में, मैं ये बहुत अच्छा कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया। मैंने ऐसा कई लोगों को करते हुए देखा है कि भाई वो टाइम पे गलत डिसीजंस लेते हैं, बाद में फिर कोसते हैं अपने आप को कि नहीं काश ये कर लिया होता, जब देखते हैं कि उसके साथ वाला बंदा ये चीज बेटर कर गया तो उनको पछतावा होता है, लेकिन वक्त चला गया होता तब, फिर उनको वो चीज करना बहुत मुश्किल पड़ता है उस टाइम पे, फिर उनको उनके एफर्ट्स 50 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं उस चीज को पाने के लिए, क्योंकि हर चीज का एक राइट टाइम है। ऐसा नहीं है जो मैंने कुछ देर पहले पढ़ाई के लिए बोला कि पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता, वो एक अलग बात है। आप किसी भी टाइम पे कोई भी स्किल सीखें, पढ़ाई करें, तालीम लें, नॉलेज लें, उस चीज का कोई टाइम नहीं, ठीक है, बट चीजों को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना प्रैक्टिकली, उसमें बहुत सारी चीजें बीच में आ जाती हैं। तो टाइम से सही डिसीजन लो, और मतलब अपने अपने आप को देखो कि मुझे जिंदगी में क्या बन के जीना है, और उस चीज को सबसे ऊपर रखो प्रायोरिटी पे। सर, आपकी तो स्टोरी बहुत मोटिवेशनल है और आप इनफैक्ट अच्छे सिंगर के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जर्नी इतनी मोटिवेशन से भरी हुई है, इतनी इंस्पायरिंग जर्नी है, और आप इतना अच्छे से जो है वो बता सकते हैं कि स्ट्रगल जो है वो बेसिकली पार्ट एंड पार्सल होता है लाइफ का, लेकिन उस चीज को किस तरीके से डील किया जाता है, किस तरीके से उसको जो है वो हैंडल करना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बहानेबाजी जो होती है वो सिर्फ सिचुएशन को स्किप करना होता है और कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे मैसेजेस में बहुत बार लोग पूछ रहे हैं कि आप पहाड़ी में बात करने के लिए, तो अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो आप पहाड़ी हाँ में हाँ, भी दो बिल्कुल चार। बिल्कुल। हाँ। मैं पहाड़ी में सर। गल की बिल्कुल कंफर्टेबल है, बिल्कुल मुझे बड़ी खुशी होती है कि पहाड़ी गल की थे। और मैं वो काफी वैसे बंदे आते भी हैं ना चीज की भाई थोड़ी पहाड़ी काफी एकदम ठेठ वाली पहाड़ी है, क्योंकि हाँ मुझे हाँ थोड़ा मजा आ रहा है राइट। चीज की। जी जी। राइट सर, तो चलो मैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जड़ा है वो भी मैं तुसा कोलों पहाड़ी विच ही पूछनी है कि हाँ तुस हाँ मेनू बिल्कुल। तुस मेरे की ये दसो कि तुसा ना जड़ा मोस्ट हाईलाइटेड सॉन्ग जड़ा सी ओ केड़ा सी जिसने पीछे तुस इतने ऊपर आए हो, ओ हाईलाइटेड सॉन्ग जड़ा है, अगर तुस असा की उस जर्नी ने बारे विच दसो, नाल ही नाल ओ गाना अगर तुस गाए छोड़ो तो लोग जड़े वो बड़े खुशी हो जाए सनगे कि काबुल बुखारी जी ना जड़ा हाईलाइटेड सॉन्ग है जिसने उन्हें की इस मुकाम तक पहुंचाया, तो मैं चाहनी है कि तुस ओ सॉन्ग जरूर सुनाओ ऐसा की। देखो ऐसा है कि हमारा सफर कदे भी ऐसा नहीं रहा कि एकदम रात ही सुता और सभी चीजें अलग हसी, ऐसा कदे नहीं हुआ हमारा। मैं बहुत एक एक चीज एक एक टुकड़ा जमा किया था अपनी लाइफ में, मतलब जो भी है छोटा मोटा ही सही, लेकिन उस बीच भी बहुत हो रही थी, स्ट्रगल रही थी। तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारे गाने गाए, बहुत सारे गाने, हाँ, लेकिन ये भी सच है कि कोई कोई गाने माड़े ज्यादा पॉपुलर हुए। जैसे पहाड़ी लोगों में गल करा तो मैं सूफियाना कलाम पहली बार जिसले गाया मियां मोहम्मद बख्श साहब दा सैफुल मुलूक, कोई 2019 की गल है शायद, 2018 या 19, तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार मिले पहाड़ी कम्युनिटी तो, और थ्रू आउट वर्ल्ड जिथा भी पहाड़ी ऐसे सब लोगों ने सुने और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिले। तो उस तो बाद
कुछ टाइम बाद मैं कश्मीरी गाने भी अपने रिकॉर्ड कीते, अपने नवीं कंपोजिशनां उन्हां को काफ़ी ज़्यादा प्यार मुहब्बत मिलिया कश्मीरी ऑडियंस की तरफों। फिर उस तो बाद कोशिश चलती रही, छोटे मोटे इधर उधर गाने शाने ये वो। फिर रीसेंट टाइम्स में अगर मैं गल करा, अजकल की गल करा अगर, तो कवाली वगैरह जेह्ड़े मैं गाने बना रहे हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार मुहब्बत मिल रही है, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों का जेह्ड़ा एक डिमांड है कि मतलब सूफी महफिलां ये वो, कवाली वालियां महफिलां ये वो, काफ़ी ज़्यादा उस पे चर्चा पे आजकल। तो उस वजह तो मैं कवाली भी ट्राई की थी, कवाली भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सारे को। मतलब पहले पहाड़ी कश्मीरी ऑडियंस तो हटका हुण मतलब इंडिया पूरे विच हर जगह से शोज़ होंदे, हर जगह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन चलो शुरुआत वाली जिहड़ी गल मैं की कि सूफियाना कलाम जिहड़ा सा, और असीं वैसे भी एक पहाड़ी लोकां नाल इंटरैक्ट कर रहे हैं इस टाइम, उन्हां वास्ते मैं उसदी एक शेर सैफुल मुल्क दा तुसां सारेयां वास्ते। एक गुनाह मेरा मां पे देखन, एक गुनाह मेरा मां पे देखन, देवन देस निकाला, लख गुनाह मेरा अल्लाह देखे, पर्दे पावण वाला, लख गुनाह मेरा अल्लाह देखे, पर्दे पावण वाला। तो एक कश्मीरी गाना उस तो बाद जिहड़ा मैं कीता था, जिहड़ा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होया हमारी शुरुआत दे टाइम विच। मते वावन करनम ग्राए दिलस दुबराए गयम, मते वावन करनम ग्राए दिलस दुबराए गयम, बेफिरम तिमसंस माए दिलस दुबराए गयम, बेफिरम तिमसंस माए दिलस दुबराए गयम, बेफिरम तिमसंस माए दिलस दुबराए गयम, मते वावन करनम ग्राए दिलस दुबराए गयम, दुबराए गयम, दुबराए गयम। थैंक यू सो मच सर। एक बात मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि पहाड़ी लैंग्वेज जो है उसमें आप क्योंकि खुद पहाड़ी हैं और आपकी लैंग्वेज पहाड़ी है, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा सर कि आपने कश्मीरी में गाना गाया हो, तो उसके लिए आपको कश्मीरी भी बहुत सीखनी पड़ी होगी। तो कश्मीरी के साथ आपका कनेक्शन जो था इस कश्मीरी लैंग्वेज के साथ, इसके पीछे की क्या कहानी है? मतलब लाइक आपने अपने सिंगिंग करियर के बाद इसको चूज़ किया, या फिर और अदरवाइज भी आप शायद कहीं कश्मीर से कनेक्टेड थे कि आपको वो लैंग्वेज आती थी? आपने शायद बीच में कुछ बातें मेरी मिस कर दी हैं शायद। होता है होस्ट करने के टाइम पे ध्यान इधर-उधर भी होता है बाकी नहीं, चीज़ों पे। नहीं, नहीं सर, मैंने सुना मैंने आपको इस कि बारे आपने में बोला बात की ऑलरेडी। इस बारे नहीं, में मेरा मैंने मतलब बात था की कि ऑलरेडी कि जी, जी। हाँ, मेरा मतलब ये था कि सर कश्मीरी लैंग्वेज जो होती है, एक बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। तो मतलब बिल्कुल, एज़ ए बिल्कुल। सिंगर आपने मुझे लगा कि आपने 1, 2 या 100 कुछ 38 शायद आपने एपिसोड्स किए, या 130 के अराउंड, और उसमें आपने कश्मीरी गाना गाया। लेकिन उस जी। लैंग्वेज को सीखना बहुत मुश्किल है। मैं चाहती हाँ, हूँ कि आप ये इसका बताइए प्रोसेस क्या कि था? यस, यस। उस जर्नी में हाँ। आपने कैसे सीखी ये लैंग्वेज? जी, जी। हाँ, मतलब आप ये सुनना चाह रहे हैं कि वो चीज़ की कैसे मैंने, है ना? कैसे क्रैक हुआ? जी, जी। तो अभी ऐसा है कि अभी भी मैं अगर बोलूँ, मुझे कश्मीरी अच्छे से बोलनी नहीं आती अभी भी। मैं समझ लेता हूँ कश्मीरी, लेकिन जब मुझे बोलनी होती है, क्योंकि देखिए आप तो माशाल्लाह आप अ, यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं, तो आपको अच्छी तरह से इस चीज़ का आइडिया होगा कि एक लैंग्वेज को सीखना बड़ी मुश्किल बात होती है। और कुछ लोगों के लिए तो चलो उनके अंदर एक इनबॉर्न टैलेंट होता है लैंग्वेज को जल्दी अडॉप्ट करने का, लेकिन हर बंदे में वो चीज़ नहीं होती। मेरे अंदर वो नहीं है, मैं लैंग्वेज जल्दी नहीं पकड़ पाता। तो मुझे, और दूसरी बात ख़ास ये है कि जब मुझे कश्मीरी में दिलचस्पी हुई कि मुझे कश्मीरी गाना है, ये इस तरह की चीज़ें, तो तुरंत उसके कुछ महीने बाद मैं वहाँ से बाहर आ गया कश्मीर से। तो मुझे मौका नहीं मिला कम्युनिकेट करने का लोगों के साथ कश्मीरी में।
तो जब तक लैंग्वेज तब तक आपकी पॉलिश नहीं हो सकती जब तक आप बोलेंगे नहीं। तो मैं समझ तो गया सारी कश्मीरी, समझ में लेता हूँ हर तरह की, किसी भी जगह का कोई भी एक्सेंट हो, मुझे सब समझ में आता है। लेकिन मैं बोल नहीं पाता अच्छी तरीके से क्योंकि मैंने एक लैंग्वेज जो प्रोडक्शन होता है इंसान का, वो मैं कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाया अच्छे से। हाँ, मैंने गाने जो प्रैक्टिस किए, उनका एक ये तरीका था कि मैं क्या करता हूँ, गाना पहले सुनता हूँ, गाने का मीनिंग समझता हूँ, क्या है, शायर से ही जिसने लिखा होता है। फिर मैं एक-एक लफ्ज़ जो है उसका अच्छे से मतलब समझ के, हालाँकि मुझे समझ आ रहा होता है बट फिर भी शायरी जो होती है, एक लिटरेचर का सबसे मुश्किल जो फ़ॉर्म होता है वो शायरी होती है, किसी भी लिटरेचर का। तो जो आम तौर पे जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है, शायरी में अलग चीज़ें होती हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की बात करें। तो पहले तो मैं एक कुछ जो भी मुश्किल अल्फ़ाज़ होते हैं वो मैं समझता हूँ, उनका मतलब जानता हूँ। फिर एक ओवरऑल एक कहानी को समझता हूँ, फिर उस कहानी को इमेजिन करता हूँ कि ये क्या है, उसमें फ़ील डालने के लिए कि वो उसको किस तरह से पेश किया जाए, कंपोज़ करने के लिए। और उसके बाद एक स्टेज ऐसा आता है जब मैं कंपोज़ कर लेता हूँ, तो कंपोज़िशन के टाइम पे तो जितना एक मुझे समझ आया होता है ठीक है, उस हिसाब से मैं गा देता हूँ एक फ़ील करके। फिर गाना बनाने के बाद मैं गाना सुनाता हूँ लिरिसिस्ट को, जिसने लिखा होता है गाना, कि क्या ये मैंने ठीक गाया है या इसमें कुछ गलतियाँ हैं। तो कई बार गलतियाँ निकलती हैं उसमें कि हाँ, डिक्शन की प्रॉब्लम जो होती है थोड़ी बहुत, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत जो एक मसला आ जाता है। वो बताते हैं कि हाँ जी, यहाँ पे इस वर्ड को इस तरह से प्रोनाउंस करना है, या इस ये आपने गलत कह दिया, इसको ऐसा बोलना है। तो जो भी गलतियाँ करते हैं मैं उस पे वर्क करके उसको दोबारा रिकॉर्ड करता हूँ, फिर मैं उनको भेजता हूँ दोबारा से। फिर वो सुनते हैं। अगर सारा कुछ क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो उसको दोबारा फिर से मैं वर्क करता हूँ उस पे। तो इस तरह का प्रोसेस चलता है, और जब तक पूरा उनकी तरफ से थम्स अप नहीं आ जाता मुझे कि हाँ, ओके है, तब तक मैं गाने को रिलीज़ नहीं करता हूँ। मतलब मुझे एक प्रॉपर वो चाहिए होता है अप्रूवल लिरिसिस्ट का। बस इस तरह से जो है वो चल रहा है काम अपना। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ कि लैंग्वेज की आपने बात की, आप मुंबई में रह रहे हैं, तो क्या आपने मराठी में कभी कोई गाना गाया? नहीं, मराठी में कभी नहीं गाया। मराठी मुझे अब समझ आने लगी है कुछ टाइम से। लेकिन वही बात है कि बोलना मुश्किल काम है, क्योंकि क्या है ना, मतलब ऑलरेडी इतना कुछ है जिस पे काम करना है। अब हम बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे, सारी आधी-अधूरी रह जाएँगी, कच्ची-कच्ची। तो बेटर है कि ठीक है, ज़िंदगी में हम सब कुछ नहीं सीख सकते। फिलहाल म्यूज़िक चुना है तो म्यूज़िक को थोड़ा-सा अच्छे से सेवा करो इसकी। लैंग्वेजेज़ देखते हैं अपने आप आती जाएँगी। राइट सर। अब सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि काबुल बुखारी तो एक ऐसा नाम है जिनकी सिंगिंग से हम सब बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। आपकी इतनी मेस्मराइजिंग वॉइस है, लेकिन ऐसा कौन-सा सिंगर है जो काबुल बुखारी सर के लिए इंस्पिरेशन है? जिनको देख के आप जो है वो सिंगिंग की तरफ आए, या आपको लगता है कि वो आपके जो हैं वो रोल मॉडल हो सकते हैं? तो ऐसा है कि ये सवाल पहले भी मेरे से काफ़ी बार पूछा गया है, अक्सर ही पूछा गया है जब भी बातचीत होती है कहीं पे। तो ये इस चीज़ में थोड़ा-सा मैं बड़ा अनसर्टेन हूँ, जो सच बात बताऊँ आपको। वो इसलिए कि मैं बहुत सारे लोगों से इंस्पायर हूँ, किसी एक से नहीं हूँ। और मेरा जो म्यूज़िक सीखने का जो सफ़र रहा है वो भी ऐसा ही रहा है कि मेरे कोई एक गुरु नहीं रहे कभी। बहुत सारे लोगों ने मुझे सिखाया, बहुत सारे लोगों से मैंने सीखा। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि मैं सच बताऊँ, मैं खुद मतलब जब गुरु पूर्णिमा का दिन होता है, सारी दुनिया मनाती है। हर एक चेला, ख़ास तौर से म्यूज़िक वाले जो लोग होते हैं, वो ज़्यादातर मनाते हैं, जिन्होंने म्यूज़िक सीखा होता है अपने टीचर से। तो उनकी फ़ोटो वगैरह शेयर करके ऐसा मैं उस टाइम पे कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि मैं किसकी फ़ोटो डालूँ? इतने सारे लोग हैं जिनसे मैंने सीखा है। मैं किस-किस की फ़ोटो डालूँ और किस-किस की प्रेज़ करूँ? इसलिए बस मैं मन में सबको एक रिस्पेक्ट देता हूँ और खामोश रहता हूँ कि ठीक है, सबके लिए रिस्पेक्ट है, क्योंकि अगर मैंने कुछ लोगों को हाइलाइट किया, उसमें अगर कोई रह गया, जिसने मुझे कभी कुछ सिखाया, वो क्या सोचेगा कि इस बंदे ने मुझे क्यों नहीं इस लिस्ट में रखा? मैंने भी तो इसको ये चीज़ें सिखाई थी। तो इसलिए मैं किसी का वो नहीं करता, और सेम इसी तरीके से मैं कभी किसी एक सिंगर से इंस्पायर्ड नहीं हूँ, मतलब किसी एक सिंगर से नहीं हुआ। बहुत सारे सिंगर सिंगर हैं जिनसे मैं सुनता हूँ, जैसे कि मैंने गुलाम अली साहब को बहुत सुना, बहुत अच्छा लगता है मुझे उनका गज़ल का अंदाज़। नुसरत साहब को बहुत सुनता हूँ। बॉलीवुड सिंगर्स हैं, काफ़ी अच्छे-अच्छे, अरिजीत सिंह है, सारी दुनिया सुनती है उनको। काफ़ी एक नयापन है उनकी आवाज़ में, एक मॉडर्न एक फ़ील है,
एक अलग तरह का वॉइस टेक्सचर है उनका। फिर बहुत सारे सिंगर्स हैं, अब किस-किस का हम नाम लें, सुखविंदर सिंह की बात करें, अगर वो इतना खतरनाक गाते हैं, उनकी आवाज़ इतनी स्ट्रॉन्ग आवाज़ है। फिर फीमेल सिंगर्स हैं काफ़ी सारी जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, नूरा सिस्टर्स हैं जैसे, उनका मुझे गाना बहुत पसंद है। फिर सनम मारवी हैं जैसे, हुमैरा चन्ना, ऋचा शर्मा जी, इस तरह की सिंगर्स मतलब मुझे बहुत सबसे ज़्यादा मतलब मैं जो बहुत ज़्यादा सुरीली लगती हैं मुझे, श्रेया घोषाल। तो मैं हर इंसान का गाना सुनता हूँ, मुझे हर तरह के लोग पसंद हैं, हर तरह का गाना। आतिफ़ असलम की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे, मतलब बहुत शानदार वॉइस टेक्सचर जो है उनका, बहुत। और हर सिंगर में एक अलग बात होती है, किसी की आवाज़ वैसी मुलायम आवाज़ होती है, किसी की आवाज़ टेक्सचर्ड वॉइस होती है, यानी कि वो आपके कान को एक ऐसा लगता है कि एक होता है ना, एक सीधी दीवार, ग्लॉसी, उस पे ऐसे आप उँगली रखो, तो पूरा एक सॉफ्ट फ़ील होता है एक सरफेस। एक होता है टेक्सचर्ड चीज़ें होती हैं, उस जब आप उस पे ऐसे अपना हाथ घुमाओ तो एक टेक्सचर फ़ील होता है। तो स आवाज़ें भी इसी तरह से होती हैं, कुछ मुलायम आवाज़ें होती हैं, कुछ सॉफ्ट होती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं, कुछ टेक्सचर्ड होती हैं और किसी-किसी में क्या होता है कि दोनों का ब्लेंड होता है। तो हर सिंगर में मुझे कुछ अलग-अलग सुनने को मिलता है, तो मैं हर सिंगर को बड़ा मज़े से सुनता हूँ और कुछ ना कुछ सीखता हूँ कि हाँ, ये चीज़ ऐसे सीखी जा सकती है। तो ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर सिंगर नहीं, बहुत सारे लोग। ओके सर। एक सॉन्ग है सर आपका जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। एक बार तो मैंने गा के वो डेडिकेट भी किया था आपको, पता नहीं आप तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा। आपका एक सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है, अख मस्तानी। तो आप मुझे जी, उस जी। उस सॉन्ग के पीछे की जो थीम है सर, वो बड़ी लाइक बड़ी टचिंग थीम है, उसके ऊपर बहुत सही मुझे ऐसा लगता है कि एक वो लव थीम है उस सॉन्ग में। तो ये जो आपका सॉन्ग था, इसके पीछे ये आपने खुद बनाया है, इसके पीछे की जो स्टोरी है, मतलब लाइक यू वर इन लव एट दैट टाइम, या फिर आप क्योंकि एक कंपोज़र भी हैं, तो ये जो थीम आपके सॉन्ग्स की होती है, इसके पीछे का जो लाइक इसके पीछे की स्टोरी क्या होती है? मतलब यू वर ऑल्सो इन लव एट दैट टाइम, या फिर ये आपकी इंस्पिरेशन थ्योरी जो स्टोरीज हैं, ये ऑटोमेटिकली आप क्योंकि एक क्रिएटिव पर्सन है, आप कंपोजर हैं, आप लिरिसिस्ट हैं, ये अपने आप आपके माइंड में आता है? ये बहुत ज़रूरी और अच्छा सवाल किया आपने इस चीज़ पे ना, कि मुझे इस चीज़ पे बात करना हमेशा अच्छा लगता है, ये वाले टॉपिक पे, कि देखो क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं या किसी चीज़ को हम पेश करते हैं एज़ सिंगर या एज़ एक्टर, तो हमारे ऊपर एक वो ज़िम्मेदारी आ जाती है कि हमने उस चीज़ को वैसे प्रेज़ेंट करना है कि वो रियल लगे, है ना? हम बात कर रहे हैं प्यार-मोहब्बत की और बीच में कोई ऐसा एरर आ गया कि हमने कुछ ऐसी बात कह दी कि जो उस फ़ील की थी नहीं। दैट मीन्स कि या तो हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, हमने वो चीज़ की नहीं है कभी, या हमने उस चीज़ पे कभी पढ़ा नहीं, कभी सोचा नहीं, कभी उस चीज़ से रिलेट नहीं किया अपने आप को। तो दोनों चीज़ें। अब एक इंसान ज़िंदगी में कितनी बार प्यार कर लेगा, कितनी बार ब्रेकअप कर लेगा और कितनी बार दुःख झेल लेगा और कितनी बार मतलब खुशियाँ मना लेगा, पॉसिबल नहीं है। एक कैरेक्टर कितने कैरेक्टर जिएगा एक इंसान? नहीं हो सकता। ठीक है, आज आपने किसी से प्यार किया, 2 साल बाद ब्रेकअप हो गया, फिर आपने नया प्यार किया, फिर 2-3 साल बाद ब्रेकअप हो गया, फिर चौथा चला, 5वां चला। ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही कर लोगे? 10 कर लोगे, फिर उसके बाद क्या? तो 10 कहानियाँ जान के आप कोई शायर नहीं बन सकते। तो आपको चाहिए, हर इंसान, हर शायर को चाहिए, हर कंपोज़र को चाहिए, हर एक्टर को चाहिए कि वो बारीकी से लोगों की कहानियाँ सुने, उसको फ़ील करे, उस कैरेक्टर में जाए कि ये अगर हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा? ये अगर ऐसा था तो कैसा था? अगर मेरा अपना ब्रेकअप हो रखा है, मैं अंदर से एकदम वैसा हूँ, उदास हूँ, लेकिन तो भी मेरे अंदर का जो आर्टिस्ट है वो हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए। अगर मुझे उसी टाइम पे कोई सिचुएशन आ जाए कि भाई ऐसा गाना लिखो जो नचा दे लोगों को, तो मुझे उस टाइम पे अपना दर्द तो नहीं डालना ना उसमें, कि लोग वहाँ से डिमांड आ रही है कि आप नाचने वाला गाना लिखो और मैं वहाँ पे भी अपने दोहरे सुना रहा हूँ। ऐसी बात नहीं। ये बात बिल्कुल कहीं से भी इंसान एक आर्टिस्ट की लाइफ़ में इन्फ्लुएंस नहीं करनी चाहिए, उसकी पर्सनल लाइफ़, कभी भी नहीं, क्योंकि उसका आर्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मेरी तरफ से ये है कि अख मस्तानी जब मैंने लिखा,
तो आँख मस्तानी के पीछे मेरी कोई रियल कहानी नहीं है। वो एक इमेजिनेशन है मेरी कि एक इंसान किसी दूसरे खूबसूरत इंसान की अगर तारीफ़ कर रहा है साथ में, और सिचुएशन ऐसी है कि वो एक तरफ से उसकी तारीफ़ भी कर रहा है, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहा है, उसकी आँखों की तारीफ़ कर रहा है, उसके दाँतों की तारीफ़ कर रहा है, उसके होंठों की तारीफ़ कर रहा है, और दूसरी तरफ शिकवा भी कर रहा है कि भई तू मेरे से नाराज़ है क्या? अख मस्तानी तोड़ी सजना पहला तो जुदा लगदी। तो जब तू जैसे तू हर दिन होता है वैसा नहीं लग रहा यार, आज तो कुछ अलग लग रहा है ना? कुछ गल होई ज़रूर है पल आज क्यों खफ़ा लगदी, कि क्या कुछ तो हुआ है। अब उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हो सकती हैं। अब हर बंदा कहीं न कहीं उस बात को रिलेट कर जाएगा। हर एक इंसान की लाइफ़ में इस तरह का इंसिडेंट हुआ ही होता है कि कभी न कभी उसका जो प्यारा इंसान होता है, जिसको वो बहुत पसंद करता है, वो कभी न कभी तो उससे नाराज़ हुआ होता है। कुछ टाइम पहले या रिसेंटली, कभी ना कभी। तो वो बंदा वहाँ कनेक्ट कर जाता है, उसको अच्छा लगता है। तो ये सारी सिचुएशंस को फ़ील करना, महसूस करना, इमेजिन करना, इस ये मुझे अच्छा लगता है। मैं ये चीज़ें करता हूँ और वही चीज़ें मैं फिर गाने में अप्लाई करता हूँ। सर उस सॉन्ग का जो पहरा है वो निके आदा संग असा कडेया संग कडेया, वो तो लाइक हुँ। मतलब बहुत इमोशनल कर देता है। तो मैं चाहती हूँ कि सर अगर आप प्लीज़ उस पहरे को अगर आज हमारी ऑडियंस के लिए गा दें, क्योंकि वो मेरा पर्सनली बहुत फ़ेवरेट पहरा है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप वो पहरा गा दें तो इट विल बी वेरी डिलाइटफुल फॉर अस। मैंने काफ़ी टाइम से गा रहा हूँ, ये गाया नहीं है। तू ही बड़ा दिल जानी सुन चन्ना मेरे तेरे ना प्रीतां लाइयां। हाँ हाँ। जी, राइट। तू ही माड़ा दिल जानी सुन चन्ना मेरेया थोड़े ना प्रीतां लाइयां। तू ही माड़ा दिल जानी सुन चन्ना मेरेया थोड़े ना प्रीतां लाइयां। निक्कियां दा संग असां कट्ठियां कड्डिया अज कियां गल्लां तू भुलाइयां। माड़ी सारी जिंदगी ते हक तुड़ा सोहणिया भावें अज़मा सौ वारी। सच्चियां मुहब्बतां हुंदियां ते हुंदियां बस एक बारी, होंदियां बस एक बारी। तोड़े तो बगैर जिंदगी हुण बस सजा लगदी। अख मस्तानी तुड़ी सजना पहला तो जुदा लगदी। कुछ गल हुई जरूर है अज क्यों खफा लगदी। थैंक यू सो मच सर। यू कैन नॉट इवन बिलीव कि हाउ मच आई लाइक दिस लाइंस, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है ये लाइंस। थैंक यू सो थैंक मच सर कि आपने ये गाना, ये वाला पहरा जो है वो आपने गाया। बहुत सी यादें आपने ताज़ा कर दी। एक बात मैं जानना चाहती हूँ सर कि आप क्या एडवाइस उन बच्चों के लिए, उन यूथ के लिए देना चाहते हैं जो सिंगिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं? बिकॉज़ जैसे कि आपने कहा कि आपके लिए भी बहुत मुश्किल था। लोग सिंगिंग को एज़ ए करियर आज तक जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा-सा ऐसे यूथ के लिए जो सच में सिंगिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, इसमें 2 चीज़ें सर। एक तो आपने ऑलरेडी बता दिया कि अ, आपकी हर्डल्स जो होते हैं उनको आपको क्रॉस करना पड़ता है, आपको बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर वो प्रोफेशनली कैसे इसको ऑप्ट करें? क्या वो तरीका क्या है? क्योंकि आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है कि वो तरीका क्या है? उनकी एजुकेशन उसी में होनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए? अगर आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा तरीका बता देंगे तो आज की जो जनरेशन जो सिंगिंग में जाना चाहती है उनके लिए चीज़ें जो हैं वो ईज़ी हो जाएँगी। जी। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ये डिस्कस करने वाली। तो ऐसा है कि पहली बात तो यही है कि अपने शौक को समझो कि आप वाक़ई में वो चीज़ करना चाहते हो या ऐसे ही किसी दूसरे को देख के इंस्पायर हो रहे हो। 2 तरह की इंस्पिरेशन, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं पिछले 10-12 साल से ओकेजनली जिम जाता हूँ। मेंबरशिप मेरी चलती रहती है। कभी महीने में 2 बार, कभी 3 बार, कभी 10 दिन भी जाता हूँ।
लेकिन कभी वैसी बॉडी नहीं बन पाई जो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की होती है। क्यों नहीं बनी? वजह ये है क्योंकि मुझे मेरा ज़हन उस तरफ इंक्लाइंड नहीं है ज़्यादा। कभी-कभार किसी को दूसरे को देख लिया तो 2-4 दिन के लिए इंस्पायर हो जाता हूँ। डाइटिंग चालू हो जाती है, एक्सरसाइज़ दबा के ये वो। 4 दिन बाद वही ठंडे पड़ जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हमेशा अपनी इंस्पिरेशन को समझो कि क्या ये टेम्परेरी है या कि ये हमेशा रहने वाली है। उस थोड़ा वक़्त लो, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो अपनी को। जब आपको पूरा यकीन हो जाए कि ये वाला कैरेक्टर जो है ना, ये आप ज़िंदगी भर जी सकते हो। जब आप पूरी तरह से समझ जाओ इस बात को, फिर उसके बाद दूसरा काम करना है आपने। फिर अपनी नाप-तोल करनी है कि क्या आपका स्किल है उस चीज़ में कि नहीं। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है बचपन से, लेकिन मुझे कभी खेलना नहीं आया। सच बताऊँ, मुझे बैट पकड़ना आता है, घुमाना नहीं आता, बॉल के ऊपर से गुज़र जाता है। और मैं अपने फ्रेंड सर्कल में अभी भी इस बात के लिए सब लोग मेरी खिंचाई भी करते हैं, जब भी मैं अपने गाँव में जाता हूँ, कि मुझे नहीं खेलना आता, ठीक है? मेरा मज़ाक बनाते हैं, बट मुझे टीम में रख लेते हैं ऐसे ही खुशी-खुशी, ठीक। तो कहने का क्या मतलब हुआ, मुझे क्रिकेट पसंद है, इट डज़न्ट मीन कि मुझे क्रिकेट खेलना आता है। खेल के देखो, खुद अपने जज बनो कि क्या आप वो चीज़ ठीक कर रहे हो। गलतफ़हमियाँ पालना, जैसे आजकल कुछ ट्रेंडिंग में सिंगर्स आ जाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे। जैसे बहुत सारे लोग उस तरह के भी होते हैं, जो सिर्फ़ गलती से पॉपुलर हो जाते हैं। लेकिन वो एक कॉमेडी बन जाती है लोगों के लिए, है ना? हँसी-मज़ाक का एक कारण बन जाता है, लेकिन तब भी उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि शायद सच में वो अच्छा कर रहे हैं। तो वो एक अंधापन है। कभी भी अंधापन मत लाओ अपने अंदर। अपने टैलेंट को समझो, क्या जो आप करना चाह रहे हो, वो आप वाक़ई में कर सकते हो। अगर आपके अंदर इतना-सा भी है वो, तो उसको पहाड़ जितना बनाने में आपके लिए कोई मुश्किल नहीं आएगी। बट इतना होना ज़रूरी है। एक होता है ना छोटा-सा दाना जिससे पेड़ उगेगा, वो होना ज़रूरी है। अगर छोटा-सा भी स्पार्क है आपके अंदर। ये 2 चीज़ें जब आपने कर ली, उसके बाद बिल्कुल ये मत सोचो कि मुझे इस चीज़ को कैसे आगे लेके जाना है। वही बातें, बहानेबाज़ी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। आजकल के वर्ल्ड में, आजकल की दुनिया में सब कुछ इतना ओपन है हर एक के लिए। एक टाइम होता था जब आपको लेबल्स, कंपनीज़ के जाके दरवाज़े खटखटाने पड़ते थे, अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती थी, महीना-महीना वेट करना पड़ता था सिर्फ़ बात करने के लिए। सर क्या आप मुझे मौका देंगे अपनी कंपनी से गाना गाने का? क्योंकि आपके पास साधन नहीं था कुछ भी। आपको एक प्रोसेस से होके गुज़रना पड़ता था। आजकल सब कुछ ओपन है। आप अभी एक अच्छा सुरीला गाना गा के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो। कल आपके पास ढेरों सारी अपॉर्च्युनिटीज़ पड़ी होंगी, बहुत सारी। हर बंदा आपके साथ कोलैब करने के लिए रेडी होगा। प्लीज़ हमारे साथ आइए, प्लीज़ हमारे साथ कोलैब करिए। हम आपकी चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, हम प्रमोट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं आपके पास। सिर्फ़ एक वीडियो डालने से, लेकिन उसकी शर्त क्या है? वीडियो कोई भी डालेगा, क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। आपका टैलेंट होना चाहिए उस चीज़ में। वो चीज़ जस्टिफ़ाई होनी चाहिए कि क्या आपने जो गाया वो कुछ ढंग का था भी कि नहीं। तो अपने टैलेंट पे पॉलिश करो, उसको तैयार करो, प्रैक्टिस करो, सीखो। और सीखने का साधन भी बहुत ओपन है। मैं आपको बताऊँ, हालाँकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं जनरली ये चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप यूट्यूब से सीखो। कोई भी चीज़ होती है, उसको जब तक आप फेस टू फेस बैठ के किसी टीचर से सीखते हो, उसका एक अलग इन्फ्लुएंस होता है, एक अलग असर होता है, तासीर होती है उस चीज़ की। बट अगर नहीं है आपके पास, इन केस अवेलेबल नहीं है आपके आस-पास कोई टीचर नहीं है, तो बहाना क्यों कर रहे हो यार? यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा है, देखो, सीखो। आप बाकी चीज़ें सीख सकते हो, आप दूसरे की अदा कॉपी कर सकते हो, रील बनाते हो, कुछ करते हो। दूसरे का स्टाइल कॉपी कर सकते हो, टोपी घुमाना, शर्ट पहनना, कॉलर उठाना, बाइक दौड़ाना, ये करना हो। तो आप गाना भी तो कॉपी कर सकते हो। दूसरा कैसे गा रहा है, उसकी धुन कॉपी करो, उसका अंदाज़ कॉपी करो, उसका सुर लगाने का तरीका देखो क्या है। और उसके अलावा प्रोफ़ेशनल टीचर्स भी ऑनलाइन आपके लिए चीज़ें बना-बना के डाल रहे हैं। खोजो तो सही, नियत तो बनाओ अपनी। जब नियत ही नहीं रखोगे, बाद में ये बहाना लगाओगे, हमारे पास हमें जी एक्सपोज़र नहीं है, प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सब कुछ कचरा है, इसको उठा के, ये बातों को उठा के सीधा डब्बे में डाल देना चाहिए। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं। प्लेटफ़ॉर्म ओपन है सबके लिए, अपना प्लेटफ़ॉर्म खुद क्रिएट करो। सोशल मीडिया, यूट्यूब, हर एक म्यूज़िक प्लेटफ़ॉर्म प्रोफ़ेशनल, स्पॉटिफ़ाई ले लो, कोई भी ले लो, आइट्यून्स, हर जगह पे आपको पूरा मौका मिलता है अपना म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूट करने का फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो किस बात के बहाने? सीखने वाले बनो, परफॉर्म करने वाले बनो, अपने आप एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, अपने आप काम मिलेगा, अपने आप शोहरत मिलेगी। तो ये बहाने नहीं होने चाहिए। थैंक यू सर। आज जो भी नए सिंगर्स आपको सुन रहे होंगे, उनको ज़रूर एक राह ज़रूर मिल गई होगी कि उनको बेसिकली करना क्या है। एक और जी। क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सर कि अभी तक तो आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है। आज आपका एक नाम है, आपका एक रुतबा है। लेकिन हम सब आप ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर गोल्स जो हैं, वो आपके क्या हैं? सिंगिंग तो आपका है ही, क्या इसके अलावा सर कुछ और आपकी लाइफ में चल रहा है? आप कुछ नया लाना चाहते हैं अपने ऑडियंस के लिए, या फिर अब आपका करियर जो है वो सिंगिंग में ही आगे बढ़ने वाला है? तो जो आपके न्यू गोल्स आने वाले, क्या उनके बारे में आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं? तो ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि मेरा एक माइंडसेट है कि मैं कभी भी किसी चीज़ को किसी गोल में कन्वर्ट नहीं करता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि गोल क्या है? गोल जब हम बोलते हैं दिमाग में ना एक 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 पॉइंट आता है कि हमें इस पॉइंट पे पहुँचना है। तो फॉर सपोज़ अगर हम 2-3 पॉइंट्स अगर डिस्कस करें, किसी का गोल ये है कि हाँ, मुझे अमीर होना है। जैसे कितना अमीर? कुछ तो एक उसका थ्रेशोल्ड तो होगा, कितना अमीर होना चाहते हो? जैसे कि हाँ, मेरे मेरे बैंक में 50 करोड़ रुपए हों, मेरे पास 10 महँगी गाड़ियाँ हों, 4-5 बंगले हों, इतना अमीर होना चाहता हूँ। जैसे फॉर सपोज़ ये एक फिगर बना लिया दिमाग में, तो कहीं न कहीं वहाँ पे लिमिट कर दिया आपने चीज़ों को। मेरा ये मानना है। आपने एक स्टॉप लगा दिया। अगर आपको खुदा आपकी मदद करे, आप ऐसा कुछ हो, आप इतना अच्छा ग्रो करें कि 1 साल बाद आप वहाँ तक पहुँच गए, फिर क्या रुक जाओगे वहाँ पे? उसके बाद नहीं आगे जाओगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो गोल्स कभी भी दिमाग में रखने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, कि मुझे ये करना है, ये करना है। बस हर दिन ये सोचो कि आपने हर दिन क्या ऐड किया अपनी लाइफ में, क्या अच्छा किया। थोड़ा-सा ही किया, बट किया। फिज़ूल में दिन मत बर्बाद करो अपना पूरा, कुछ ना कुछ करो। अगर आप सिंगर हो, अगर आपका शो नहीं है, तो कोई धुन बनाओ ज़हन में, वो भी एक इनपुट है। कोई गाना लिख लो, वो भी एक इनपुट है। किसी अच्छे बंदे को सुन लो और उसका वो स्टाइल अडॉप्ट करने की कोशिश करो, उससे वो चीज़ें सीखने की कोशिश, वो भी एक इनपुट है। तो हर दिन कुछ ना कुछ करो, कुछ अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करो, अपने दिमाग को, अपनी एनर्जी को अच्छी चीज़ों में लगाओ। बाकी ये नहीं सोचना है कि आगे हम कहाँ जाएँगे, क्या करेंगे, बट हाँ, आपके सवाल को थोड़ा-सा स्पेसिफिक बनाता हूँ कि मैंने करना क्या है एग्ज़ैक्टली। तो मुझे ज़िंदगी भर म्यूज़िशियन ही रहना है। मुझे सारी ज़िंदगी म्यूज़िक ही करना है, लेकिन इसके अलावा मेरा एक शौक है, जो मैं वैसे ज़्यादातर बताया नहीं है लोगों को, बट हाँ, ठीक है, अब आपने सवाल किया तो बता रहा हूँ कि मुझे मेरा ऐसा प्लान है कि मैं आगे आने वाले 4-5 साल बाद मैं फार्मिंग करूँगा खुद। मुझे फार्मिंग में इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उससे क्या होगा कि 2 चीज़ें हैं कि मैं तो एक सीज़नल फार्मिंग करूँगा, यानी कि पूरे साल वाला नहीं करूँगा, एक आधे साल वाला करूँगा ताकि मैं पूरा साल उसमें बिज़ी ना रहूँ। एक अपना शौक है, थोड़ा-सा चीज़ें मतलब, क्योंकि देखो हम सीधी-सी बात है, हम हर चीज़ ज़मीन से निकली हुई है, हम भी ज़मीन से निकले हुए हैं। हर चीज़ मिट्टी बनाती है ना? तो उसके साथ डील करना एक अच्छी चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आपके दिमाग के लिए काफ़ी सुकून वाली चीज़ है वो। जब मिट्टी आपको थकाती है, मिट्टी के साथ आप जब घुल-मिलते हैं, आप खेल-कूद ही देख लो, जो बंदा स्पोर्ट्स में रहता है, दिन भर ग्राउंड में दौड़ता है, ये वो मिट्टी से घुल-मिल जाता है। आप देखो वो बंदा बहुत खुश होगा लाइफ में, बहुत शांत होता है वो लोग, मुझे ऐसा लगता है। तो हम कहीं न कहीं उन चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फार्मिंग जो है एक तरीका होगा मेरा, जिसमें मेरी कसरत भी होगी और मुझे अच्छा भी लगेगा, मैं नेचर से भी कहीं न कहीं जुड़ूँगा, है ना? तो और हाँ, सबसे अच्छी बात कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई एकदम से मोटिवेशन के लिए ये बातें कर रहा हूँ, तो ऐसे ही कुछ वो चीज़ें हैं। ज़ाहिर-सी बात है, उससे पैसा भी कमाऊँगा। तो फार्मिंग को एक अच्छे तरीके से उसको एक ट्रेड में भी कन्वर्ट करूँगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ फार्मिंग कर रहा हूँ, जाके मैंने आलू लगा दिए, फिर गया ही नहीं लौट के, कि भई कहाँ गए आलू हमारे। तो इसलिए फार्मिंग जो भी करूँगा, उसको तरीके से, बाकायदा तरीके से, उसमें जितना मेरा स्टाफ लगेगा, मैं स्टाफ एंगेज करूँगा, हायर करूँगा, उतनी ही चीज़ें करूँगा जो मैं अच्छे से शुरुआत से मतलब हल जोतने से लेकर पूरा मंडी तक बिकने तक एक पूरे प्रोसेस में एक पूरी टीम लगेगी मेरी, मैं वो चीज़ करूँगा। ये मेरा एक अलग साइड से एक ड्रीम है, ये चीज़ मैं करूँगा। ओके सर, इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लेके जाने वाले हैं काबुल बुखारी सर।
नहीं, ऑर्गेनिक नहीं, फार्मिंग। ऐसा दावा मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। तो इस तरह से कोई अगर बंदा एक्सपर्ट बैठ के सुन रहा होगा तो गालियाँ देगा मुझे कि नहीं है सर, नहीं ऐसे। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो बहुत ज़रूरी है हमारी कंट्री के लिए नहीं, भी, है तो क्योंकि ज़रूरी है, बिल्कुल। राइट मैं सर। ये कह रहा हूँ कि कोई एक्सपर्ट सुन ना रहा हो ना मेरी बातें, हँसे मेरे पे कि ये क्या बकवास कर रहा है। राइट सर। सर एक बात जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने कहा कि आपकी जो सिंगिंग है, आपकी जो कंपोजिशंस होती हैं, वो लिमिटेड नहीं रहती हैं कि आपके इमोशंस कैसे हैं कि आप उनके हिसाब से बन। लेकिन सर एक बात तो मैं पर्सनली भी जानना चाहती हूँ, कोई तो ऐसा सॉन्ग होगा जब आप प्यार में होंगे तो आपने बनाया होगा। कभी तो आपने कहा कि हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में एक बार प्यार ज़रूर करता है। तो कोई ऐसा सॉन्ग तो ज़रूर होगा जो आपने खुद बनाया होगा उस टाइम पे जब आप सच में उन इमोशंस में थे। तो वो सॉन्ग अगर आप हमें बता देंगे तो वो हम फिर जान नहीं पाएँगे कि है, सर। है, है ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। लेकिन लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है एक्चुअली कि मैंने किसी के लिए नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने कभी किसी के लिए फ़ील नहीं किया या मुझे कभी प्यार नहीं हुआ, इस तरह की बातें नहीं है। मतलब ठीक है, हर इंसान ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस करता ही है फीलिंग्स को लेके। अपोज़िट जेंडर की तरफ बंदा इंक्लाइन होता है, उसमें बहुत सारे पहलू होते हैं। कभी इंसान किसी से शादी करना चाहता है, कभी किसी के साथ इंसान टाइम स्पेंड करना चाहता है, किसी के साथ दोस्ती करना चाहता है, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, तो हर हर सूरत में प्यार है, ऐसा नहीं है। तो आप अलग-अलग एक्सपीरियंस करते हो प्यार के। अब ये है कि कभी ऐसा कोई मोमेंट नहीं बना कि मैंने किसी के लिए लिखा हो, चाहे मैंने खुशी से लिखा हो या उसके गम में लिखा हो, है ना? शिकायत में लिखा हो, कभी ऐसा हुआ नहीं। हाँ, मैंने लिखी हर तरह की चीज़ें हैं, लेकिन मैंने किसी उसको रियलिटी के साथ कभी कनेक्ट नहीं कर पाया और ख़ास तौर से मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर लोगों को ये चीज़ लगती है कि आपकी आवाज़ में दर्द है। ऐसा बोलते होते हैं ना लोग कि आपकी आवाज़ में दर्द है, पक्का आपका दिल टूटा हुआ है। यो तो मुझे ऐसा लगता है जब दिल टूटता है ना, तो आवाज़ नहीं निकलती उस टाइम पे। आप गा नहीं सकते, क्योंकि आप बात नहीं कर पाते, आपके होंठ थरथरा जाते हैं। मतलब वो चीज़ सोचते हो, आपके होंठ काँपने लगते हैं। तो आप गा कैसे लोगे? सुर मेंटेन करना है, लय बिठानी है, प्रॉपर आवाज़ करना है, एक्सप्रेस करना है चीज़ों को, नहीं हो सकती वो चीज़ें। तो जब आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट होता है, उस टाइम पे सिर्फ़ आर्टिस्ट होता है, वो किसी फीलिंग से हाँ, हो सकता है कि बैक एंड पे जो चीज़ें हुई होती हैं कहीं न कहीं एक टाइम पे, हो सकता है वो चीज़ें थोड़ा-सा उसके अंदर मैच्योरिटी पैदा करती हैं उस चीज़ को फ़ील करने में, ये हो सकता है। बट डायरेक्टली उसको कनेक्ट नहीं कर सकते कि आपका दिल टूटा, आप आके गा रहे हो। जैसे फ़िल्मों में दिखाते होते हैं, बाहर दिल टूटा, अंदर आके गिटार पकड़ के बंदा गा रहा है, साथ में रो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो सर फिर आप कोई ऐसा गाना उन लोगों के लिए सुना दीजिए जो सच में प्यार में है और शायद बोल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक गाना। हुँ। ये गाना मुझे पसंद भी है काफ़ी। मैं तैनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तैनू समझावां कि ना तेरे बाजों लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी, मैं तैनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैन नमाणे, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी, मैं तैनू समझावां कि
ना तेरे वाजू लगदा जी। थैंक यू सो मच सर, सच में बहुत दर्द था आपकी आवाज में। अब वो अब वो आपका टैलेंट है या वो रियलिटी है कि अब क्या है ये मैं नहीं जानती, बट सच में बहुत दर्द था आपकी आवाज में। मैं चाहूंगी कि सर आपने हमें बहुत टाइम दिया, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और टुडेज पहाड़ी ग्रुप आपका बहुत बहुत थैंक यू करता है कि आपने इतना टाइम दिया सर। कुछ मैसेज सर जो आप हमें देना चाहते हैं तो आप प्लीज, मैं चाहती हूँ कुछ वर्ड्स आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं। जी, जी। आपने अभी जो बोला ना दर्द वाली बात, मैं इस पे थोड़ा-सा एक्सटेंशन देना चाहूँगा, सॉरी कि कुछ गलत मैसेज ना चला जाए मेरी तरफ से, इसलिए चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ। कि जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि दर्द में बंदा नहीं गा पाता, वो चीज़ अलग है। लेकिन जब आप गाओ, तो आपकी आवाज़ में वो असर होना चाहिए, कि दूसरा बंदा फ़ील कर सके सुन के या देख सके। अगर वो आपकी एक्टिंग देख रहा है, तो वो चीज़ कनेक्ट कर सके। अगर वो आपकी कहानी सुन रहा है, तो कहानी से कनेक्ट कर सके और आपका गाना सुन रहे हैं, तो उससे कनेक्ट कर सके। तो असर पैदा करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके गाने में दर्द फ़ील ही ना हो, तो आप फिर भी दुखी गाने गाते जा रहे हो, फ़िज़ूल में, वो नहीं होना चाहिए। तो ये एक आर्टिस्ट की ज़िम्मेदारी है कि उस फ़ील को मेंटेन करना, उसको महसूस करके गाना, कि सच में आप शायद उस सिचुएशन में हैं, उसको फ़ील करके गाओगे तो वो चीज़, वो तासीर जो है वो आ जाएगी उसमें। ख़ैर ये एक बात होगी क्लियर। और दूसरा आपका ये था कि मैसेज वाली बात, तो मैसेज ख़ास कुछ नहीं है, काफ़ी सारी बातें हो गई। बस यही होता है कि जब आप किसी की बात सुनते हैं, तो उससे आपको पता चल जाता है सामने वाला बंदा कितना सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है, या उसकी बातों पे कितना अमल करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। तो मैसेज ऑलरेडी सारे डिलीवर हो चुके हैं मेरे हिसाब से। बाकी थोड़ा-सा अगर कहूँ तो 2-3 लाइनों में यही कहूँगा सबसे कि ज़िंदगी में जो भी करना है, मन से करो। ज़रूरत के हिसाब से कभी कुछ मत करो। जब आप ज़रूरत समझ के करते हैं, तो वो चीज़ नहीं होती अच्छी। अगर हो भी जाए, तो बहुत बेकार क्वालिटी की होती है। तो शौक से करो, मन से करो, जो भी करोगे, वो चीज़ आपको बदले में वो सब कुछ देगी। फॉर सपोज़ कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके जैसे इंस्टीट्यूट की बात करें, काफ़ी सारे लोग यूपीएससी की लाइन में होते हैं कि हमें जी, मुझे भी हालाँकि ये चीज़ काफ़ी इंस्पायर करती है। एक एक ही एक ही नौकरी ऐसी है जो मुझे इंस्पायर करती है, वो है ये वाली ब्यूरोक्रेट बनना, ठीक है? वो बहुत ही अच्छा एक उनका एक ओहदा है। ओहदा इन द सेंस ये नहीं कि पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, पावर तो कई लोगों के पास ऐसा भी होता है जो कुछ नहीं कर रहे होते, फिर भी 100 ब्यूरोक्रेट्स का पावर रखते हैं। पावर की बात नहीं है, बट एक ओहदा है एक उस नौकरी में, एक एक ऑनर है। आप लोगों की सेवा करते हैं, आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो एक वो चीज़ है। हालाँकि लोगों की सेवा और भी बहुत सारी नौकरी में होती है। नेता लोग तो सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं और मेवा भी बहुत खाते हैं। बट ये है कि एक ब्यूरोक्रेसी ऐसा है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा वो करता है, फ़ैसिनेट करता है। तो अब अगर बात करें कि ब्यूरोक्रेट बनने के लिए बहुत लोग लाइन में लगे होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दिल से आना चाहते हैं उस चीज़ में। उनका असर अलग दिखता है। वो लोग जब बात करते हैं, जब बोलते हैं, उसमें उनमें दिखता है कि ये एक ब्यूरोक्रेट है, वाक़ई में। और कुछ लोग होते हैं जो ऐसे ही भर्ती होने आते हैं, तो वो भी बन जाते हैं, कुछ-कुछ लक से भी बन जाते हैं, कैटेगरी भी होती है, रिज़र्वेशंस, है ना? तो उससे भी कई लोग बन जाते हैं, बट वो असर दिखता नहीं है उनमें। तो इसलिए ज़िंदगी में जो भी करो, दिल से करो, मन से उस चीज़ में पूरा डूब के करो, वो लगना चाहिए कि आप वाक़ई में वो हो। मतलब ऐसे फेक मत करो चीज़ें, बस यही एक मेरा मैसेज है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बोला। मैं खुद बच्चों को पढ़ाती हूँ और मैं खुद भी जो है वो पूरा मतलब लाइक आई एम एन एंटरप्रेन्योर आल्सो। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके पीछे कि कितने लॉजिक्स हैं, कि कितने लोग आते हैं, लेकिन क्वालीफाई सिर्फ वही कर पाते हैं जिनकी जो ज़ील है उस चीज़ को करने की और मेहनत है उनकी। और वो हर फील्ड में जो है वो मैंने देखी है। और थैंक यू सो मच सर, क्योंकि मेरा टाइम इतना ज़्यादा मेरा पूरा टाइम जो है वो सिर्फ पढ़ाई में और बच्चों के साथ गुज़र जाता है। लेकिन आज आपकी सिंगिंग ने, आपकी वॉइस ने इतना ज़्यादा रिलैक्स कर दिया मेरे माइंड को कि मुझे खुद लगता है कि ये इंटरव्यू मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट इंटरव्यू रहा आज तक। और थैंक काबुल सर, हमारी ऑडियंस तो बहुत ज़्यादा खुश है। इनफैक्ट वो तो बार-बार डिमांड कर रही है आप और भी हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि आपका टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। तो जाते-जाते सर, आपकी पसंद का एक सॉन्ग जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, उसकी 2 लाइनें सुना दीजिएगा, तो फिर हम आपको जो है वो जाने देंगे। बस लास्ट सॉन्ग आपके वॉइस में सर। मैंने ऑलरेडी पहले भी कहा आपसे कि
कोई एक गाना या एक आर्टिस्ट ऐसा नहीं है, मेरा ज़हन कभी कहाँ दौड़ता है, कभी कहाँ दौड़ता है, तो अभी मेरे ज़हन में जो सर अगर आप पहाड़ी में सुना पाओ तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर आप कोई पहाड़ी वाला सॉन्ग सुना दें। ठीक है। पहाड़ी टप्पे सुना देता हूँ, टप्पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं पहाड़ियों में। हो दो तारा लिशक दियां, दो तारा लिशक दियां, मैं तेरी नब्ज़ वेखी तेनू मरज़ा इश्क दियां, मैं तेरी नब्ज़ देखी तेनू मरज़ा इश्क दियां। हो कोई मुंदरी तन मासे, कोई मुंदरी तन मासे, एक पासे ला यारी नहीं निभदी दो पासे, एक पासे ला यारी नहीं निभदी दो पासे। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। Thank you so much, sir. Hope so. We wish you all the very best in your future plans. और भगवान करे कि आप बहुत अच्छा करें अपनी जिंदगी में और आपकी सिंगिंग हम पूरी जिंदगी ऐसे ही सुनते रहें। थैंक यू सो मच काबुल सर फॉर joining us. Thanks a lot, sir. Okay, sir. Good night to all of you.